Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Doom Shiksha. I am Divya Sharma. I hope you all are good. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसकी ऑलरेडी मैंने 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आज की ये वीडियो 10th वीडियो होगी। वीडियो 1 में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स को करवाऊंगी, जिसमें से बाकी वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कर दिया है और आज ये वीडियो जो है वो 3rd चैप्टर पे होगी, यानी कि 3rd चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं वो भी 3rd चैप्टर से रिलेटेड है और आज ये वीडियो 3rd चैप्टर की लास्ट वीडियो है, यानी कि इसमें हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में यानी कि चैप्टर 3rd में हमने जाना कि ब्रिटिश ने कौन कौन सी एग्रीगेरियन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। साथ ही साथ हमने उनके इम्पैक्ट को भी जाना कि एग्रीगेरियन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट हुआ था इंडिया में। आज हम पढ़ेंगे रिवोल्ट्स ऑफ पीजेंट्स। ब्रिटिशर्स के फिक्स्ड रेवेन्यू पॉलिसीज से, ज़मींदार से, फेमाइन से और बहुत सारे रीज़न्स ऐसे थे जिनसे किसान जो है वो बंगाल के परेशान हो चुके थे। सिर्फ बंगाल के नहीं, बाकी इंडिया के लोग भी मतलब जो किसान थे वो परेशान हो चुके थे और वो इन सब चीज़ों का विरोध करना चाह रहे थे। और इसी के साथ बंगाल में और ईस्टर्न इंडिया में 19th सेंचुरी में क्या होता है कि बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट्स सामने आते हैं जिनको हम एक एक करके अभी समझेंगे। The first major revolt broke out in 1770 after the famine in Bengal. It was called the Fakir and the Sannyasi Rebellion and spread from Rangpur टू ढाका। यानी कि ये सबसे पहले जो मेजर रिवोल्ट था वो 1770 में होता है जब बंगाल में फेमाइन आई थी उसके बाद, और इसको हम फ़कीर और सन्यासी रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं जो कि रंगपुर से लेके ढाका तक फैला हुआ था। इसके बाद आता है द पागलपंथीज, जो एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था जिन्होंने रिवोल्ट किया इन द नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। द रिवोल्ट अंडर देयर लीडर टीपू सुल्तान, यानी कि इस रिवोल्ट का लीडर कौन था? टीपू सुल्तान था। टिल द गारो हिल्स टीपू सपोर्टेड द कोज ऑफ द पीजेंट्स, यानी कि जो किसानों के जो कारण थे उनको टीपू ने सपोर्ट किया था। उसके बाद आता है द चोर राइजिंग्स। The Chor risings took place in the Midnapur district of Bengal from 1796 to 1816. In Assam, the Khasis rebelled against the British policies but were suppressed in 1833. एंड द फरीजीज वर अ मुस्लिम सेक्ट, यानी कि एक फरीजीज भी था जो कि एक मुस्लिम सेक्ट था, हु एडवोकेटेड रेडिकल चेंजेस इन द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ बंगाल। दे आल्सो सपोर्टेड द कोज ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट द एरिटोसिटीज ऑफ द जमींदार्स। देयर लीडर वाज दादू मियान, यानी कि इन्होंने भी क्या किया था कि पीजेंट्स के जो कारण थे उनको इन्होंने सपोर्ट किया था। और फिर इसी के बाद आता है द वहीबी मूवमेंट। वहीबी मूवमेंट की जो लीडर थे वो थे सैयद अहमद, जो कि राय बरेली से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ द वहीबी सेक्ट फॉर्म्ड बाय द अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया, यानी कि वहीबी एक सेक्ट था जो कि अब्दुल वहाब ने बनाया था जो कि अरेबिया से बिलोंग करते थे। द वहीबीज एडवोकेटेड रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अंडर द ब्रिटिश दे हैड डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि ब्रिटिश के अंडर क्या होता है कि इनके पास जो पावर होती है और अथॉरिटी होती है वो नहीं रहती है। दे कॉन्डेम्ड द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड स्प्रेड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, यानी कि इन लोगों ने भी क्या किया, ब्रिटिश लोगों का विरोध किया। दे वर जॉइंड इन देयर रिवोल्ट बाय द पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हु वर ऑलरेडी सफरिंग अंडर द ब्रिटिश योक, यानी कि एक तरीके से इन्होंने किसका सहारा ले लिया, फिर पीजेंट्स का सहारा ले लिया जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का विरोध
कर रहे थे, तो इसी को हम वही भी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद हम इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है द इंडिगो रिबेलियन। ये सबसे मोस्ट फेमस जो है रिवोल्ट था उस टाइम का। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिगो रिबेलियन भी बंगाल में स्टार्ट होता है इन 1859 व्हेन थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट यूनाइटेड टुगेदर। यानी कि इसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ किसान एक साथ जुड़ जाते हैं एंड उन्होंने इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया था। अब सबसे पहले जानते हैं व्हाट वाज इंडिगो। इंडिगो क्या है? इंडिगो एक प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करता है। इट प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, यानी कि इससे बहुत ही बेहतरीन ब्लू कलर जो है का प्रोडक्शन होता है, जो कि यूज़ होता है क्लोथ्स को डाई करने के लिए। जैसे कि हम बोल देते हैं नील की खेती, इसको हिंदी में बोलते हैं नील की खेती। जो ये नील होता है, नीला कलर जो होता है, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं कपड़े धोने के बाद वाइट क्लॉथ को एक तरीके से ब्लूइश कलर देने के लिए, तो उसी को हम इंडिगो बोलते हैं। India was also a big producer of indigo. Indigo from India was exported to European countries. यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिगो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने लगा। एज द प्राइस ऑफ इंडिगो, यानी कि इंडियन इंडिगो की जो प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे यूरोप में। द यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड अनदर प्लांट टू डाई और टू मेक ब्लू और वॉयलेट डाइज, जिसको हम वोइड नाम से जानते थे। वोइड जो है वो एक डल ब्लू कलर जो है ना वो देता था, तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस जो है कम हो गई थी इन एज़ कम्पेयर टू इंडिगो। इंडिगो एक बिल्कुल ब्राइट ब्लू कलर जो है वो देता था, बल्कि जो वोइड था वो एक डल ब्लू कलर देता था, तो इसीलिए इंडिगो की डिमांड जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इसी के साथ जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स थे, यानी कि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि वुड को प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने इंडिगो का विरोध किया। दे वर अपोज्ड बाय द क्लॉथ प्रोड्यूसर्स हु प्रेफर्ड इंडिगो टू वुड, यानी कि उन्होंने उन प्रोड्यूसर्स का विरोध किया जो इंडिगो को प्रेफर कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिगो का विरोध किया। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो इंक्रीज्ड फर्दर, और इसी के साथ क्योंकि जो चीज़ बेहतर होगी उसकी डिमांड इंक्रीज होती ही चली जाएगी। और इसी के साथ क्या होता है कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में पीपल्स को, यानी कि किसानों को धमकाना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ इंडिगो की ही खेती करेंगे, क्योंकि उससे उनको हायर प्रॉफिट जो है वो मिल रहा था। तो उन्होंने जो है किसानों को एक तरीके से दबाया, उन पर दबाव बनाया कि वो सिर्फ इंडिगो को ही उगाएं इंडिया में। इंडिगो को उगाने के बेसिकली दो तरीके हैं, वन इज़ निज सिस्टम एंड सेकेंड इज़ रॉयल्टी सिस्टम। आइए इनको एक बार मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। बेसिकली निज सिस्टम में क्या होता है कि जो प्लांटर्स है वो इंडिगो अपनी खेती पर उगाएंगे, यानी कि उस खेती पर, उस लैंड पर जो किसानों का है वो खुद का कंट्रोल होगा। द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन द लैंड डायरेक्टली कंट्रोल बाय देम। दे बॉट द बिड और टुक इट ऑन रेंट एंड हायर्ड लेबर्स, यानी कि वो खुद ही उस लैंड को देखेंगे, किराया लेंगे और लेबर्स हायर करेंगे। Indigo could be cultivated only on large blocks of fertile lands, but it was not possible for the planters to expand area under niche cultivation। यानी कि प्लांटर्स के पास जो है वो नहीं होती थी, परमिशन नहीं होती थी कि वो अपने एरिया को एक्सपेंड कर ले, अपने एरिया को बढ़ा सके। और अब हम पढ़ते हैं रॉयल्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन इंडिगो प्लांटर्स साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रयोट्स, यानी कि उनको जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था, किसके साथ? पीजेंट्स के साथ। दे गिव मनी इन कैश टू द राइट्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू प्रोड्यूस इंडिगो, यानी कि वो राइट्स को क्या कर देते थे? मनी प्रोवाइड कर देते थे ताकि वो लो रेट्स में इंडिगो को प्रोड्यूस कर दे। जो पीजेंट्स होते थे उनको ग्रो करना होता था इंडिगो एटलीस्ट 25% ऑफ हिज टोटल एरिया ऑफ कल्टीवेशन,
यानी कि जितना भी टोटल लैंड होगा किसानों के पास, उस लैंड के 25% पर उनको इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। ये उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था बेसिकली कि 25% एरिया पे वो इंडिगो ग्रो करेंगे किसी भी कीमत पर। On delivering the indigo crop to the planters, a new loan was given to the peasant for fresh production. This cycle continued along with the ever increasing loans. The planters forced the peasants to cultivate more and more indigo. This affected the fertility of soil as the deep root of the indigo plant left the soil dry. यानी कि जो इंडिगो थी, इंडिगो की खेती थी, वो एक तरीके से सॉइल को भी खराब कर रही थी। तो बेसिकली अभी तक हमने जाना कि इंडिगो थी क्या, यानी कि इंडिगो क्या कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीके से ये वाला जो रिबेलियन है वो स्टार्ट होता है। नाउ द स्टार्ट ऑफ द रिबेलियन इन 1859 बंगाल में बहुत सारे पीजेंट्स ने एक साथ मिलकर इसका विरोध किया कि हम इंडिगो को और ज़्यादा नहीं उगा सकते। द रिबेलियन स्टार्टेड इन द गोविंदपुर विलेज ऑफ Bengal under the leadership of Digambar Bishwas and Bishnu Vishwas and soon spread to almost all districts of Bengal. The peasants attacked the indigo factories with the bows and arrows, etc. The peasants went on strike and also collected funds to fight court cases that had been filed अगेंस्ट दैम बाय द प्लांटर्स। यानी कि प्लांटर्स ने जो उनके विरोध में जो कोर्ट केसेस फिल किए थे वो उसका विरोध करने के लिए अब तैयार हो गए थे। उन्होंने मना कर दिया था कि वो इससे ज़्यादा इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। पीजेंट्स का जो साथ था वो जमींदार्स ने दिया और जो है हेडमैन होते थे जो विलेजेस के, उन्होंने भी पीजेंट्स का साथ दिया। द इंडिगो रिबेलियन आल्सो गॉट सपोर्ट फ्रॉम द प्रेस, intelligentsia and missionaries of Bengal. The government was forced to bring in the military to suppress the rebellion। यानी कि उनको गवर्नमेंट को ऑर्डर आया, उनके पास फोर्स बना कि उनको रिबेलियन को किसी भी तरीके से दबाना है। और इसी के साथ उनको क्या आया, उनके पास एक नोटिस आता है इन नवंबर 1860। It stated that the peasants would not be compelled to grow indigo। यानी कि उनको उनके ऊपर peasants के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा कि वो इंडिगो को और ज़्यादा ग्रो करें। All disputes related to this matter would be settled by the legal means। और अब peasants के पास पूरी आज़ादी थी कि वो जितना चाहे उतना इंडिगो ग्रो कर सकते हैं, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो इंडिगो मना कर सकते हैं कि वो नील की खेती नहीं करेंगे। It also set up an indigo commission in 1860 which was to investigate the entire system of indigo production and the plight of the rights। और इसी के साथ क्या होता है कि बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन पर बैन हो जाता है और जो प्लांटर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं बिहार में और यूपी में। इन द लेट 19th century synthetic dyes were discovered which severely affected the business of the planters। और इसी के साथ प्लांटर्स का भी बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो जाता है। स्टिल इंडिगो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन बिहार। और फिर इसी के साथ जब 1915 में महात्मा गांधी जो है इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है। तो इसी के साथ फिर गांधी जी ने चंपारण कैंपेनिंग स्टार्ट किया था बिहार में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, विच इज़ जूम शिक्षा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसकी ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले और वीडियोस को भी देखें और साथ ही साथ फिर इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।